Okay guys, solution of system linear equation using inverse matrix और solution of linear equation by using matrix method। तो दो लैंग्वेज हो सकते हैं, solution of system of linear equation by using inverse matrix या फिर उसी को आप क्या कहते हो by using matrix method। So this is a very important topic। आपके बोर्ड एग्जाम में this will maybe come in the form of 3 marks और maybe come in the form of 5 मार्क्स। तो कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम चांस होता है कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनेंगे। सो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सीधा का सीधा 5 मार्क्स दिला सकता है। सो प्लीज़ नोट दिस इज़ द 5 स्टार टॉपिक ऑफ योर होल चैप्टर डिटर्मिनेंट, राइट। सो वी आर सॉल्विंग दिस। सपोज करो, देखो यहाँ क्वेश्चन क्या है, लीनियर इक्वेशन। सो ऑफकोर्स यहाँ पे कोई लीनियर इक्वेशन गिवन होगा। देखो मैं पहले यहाँ पे एक यूनिवर्सल मेथड से इसका सॉल्यूशन करता हूँ। लीनियर इक्वेशन होगा कोई, मैं सपोज करता हूँ कि लीनियर इक्वेशन जो है वो a1x, अभी एक सेकंड मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। दिस इज़ पेज नंबर 133 है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये वाला टॉपिक हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। सो सपोज करो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इक्वल्स टू d1। और अनदर इक्वेशन, देखो 3 इक्वेशन मिलेंगे, a2x प्लस का b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड, और थर्ड इक्वेशन और भी है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हम लीनियर इक्वेशन को कैसे यूज़ करें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ये है कि जो कोफिशिएंट्स है, x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट, इन सब को हम सेपरेट करेंगे और उसका एक नाम देंगे। सपोज़ करो ये a1 a2 x का कोफिशिएंट है ना, x का कोफिशिएंट है, तो मैं यहाँ एक मैट्रिक्स का साइन बनाऊँगा और नोट करूँगा सारे कोफिशिएंट ऑफ x के, a1 a2 a3, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को मैं a की इक्वल्स टू में सपोज करूँगा। देखो समझ लो ये क्या है, एक्सप्लेनेशन है, डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर y का कोफिशिएंट क्या है, b1, इधर b2, इधर b3। z का कोफिशिएंट क्या है, c1 c2 और c3, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, मैट्रिक्स क्लोज। नाउ अब ये कंपैरिजन करना है आपको कि ये फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल्स है, कौन कौन से वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ हुआ है फंक्शन में। तो यहाँ पे देखो, इधर इस वाले में क्या यूज़ हुआ है, x का फंक्शन, इधर वाले में y का फंक्शन, इधर वाले में z का फंक्शन, ठीक है। तो x में टोटल कितने फंक्शन है, टोटल अगर आप फंक्शन देखो वेरिएबल कितने हैं, x y और z। तो x y z को हम इस तरीके से नोट करते हैं, x y z, ठीक है। अब देखो ये जो d1 d2 d3 है, इसको हम सपोज करते हैं b इक्वल्स टू, तो b की वैल्यू क्या होगी, d1 d2 और d3। देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन का नाम ही होता है थोड़ा बहुत याद रखना, ठीक है। चीज़ों को याद रखोगे तभी आप डेरिवेट कर पाओगे। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या है, देखो ये फंक्शन a इंटू एक्स है, मतलब कि ये कांस्टेंट और x जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट और x, कांस्टेंट a1 b1 c1 कांस्टेंट है और x क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन बना सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, a इंटू एक्स है और d1 d2 क्या है, बिल्कुल साइड में है, ax इज इक्वल टू b दे रखा है आपके पास, ax इज इक्वल टू b दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई a, या फिर हम इसको क्या नोट कर सकते हैं, b इनवर्स इंटू a, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार, और इसको आप 1 स्टार ज़्यादा लगा सकते हो, ये हो गया 6 स्टार। x इज इक्वल टू b बाई a, तो x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b। ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। देखो इसको ये चीज़ लाने का, हालांकि ये एक ऑथेंटिक मेथड नहीं होता, बट आप इसको याद रखो, मैंने इस तरीके से बता दिया, a इनवर्स इंटू b, ठीक है। अब बच्चे देखो, अगर कहीं पे इन्वर्स फंक्शन आता है, कहीं पे इन्वर्स आता है, तो वहाँ पे मैंने एक आपको क्लैरिफिकेशन भी दिया था जब मैंने इन्वर्स फंक्शन पढ़ाया था, जहाँ पे a इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ a, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे वही कंडीशंस लगेंगे जो मैंने आपको
तीन कंडीशंस बताए थे, है ना। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। इस जगह पे हम नोट करते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे बच्चे तीन कंडीशंस बनते हैं, ठीक है। देख लो, पहला होता है कंसिस्टेंट, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। कंसिस्टेंट में क्या है, सबसे पहले चेक करोगे कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 है या नहीं है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट, अगर कोई फंक्शन कंसिस्टेंट है तो उसकी वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू चेक करोगे कि वो 0 तो नहीं आ रहा। अगर वो 0 आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है सॉल्व करने का, राइट। सो कंसिस्टेंट में डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन का एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, ठीक है। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। फिर सेकंड वाले पे आ जाओ। अगर सपोज करो कि एडजॉइंट ऑफ ए, देखो यहाँ ये एडजॉइंट ए, अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पे नोट करो, ए इनवर्स को अगर आप यहाँ पे नोट करो तो आपके पास क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो सेकंड केस, ये केस फर्स्ट हो जाता है, ठीक है, ये केस सेकंड हो जाएगा। नंबर में भी चेंज हो सकता है आपके बुक में। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर 0 हो गया, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मतलब एडजॉइंट और डॉट, इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर अगर ये वैल्यू 0 मिल गई और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी 0 है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी 0 आ गई और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू भी क्या आ गई, 0। तो इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको हर क्वेश्चन में आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी चेक करना पड़ेगा कि कहीं वो तो 0 नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं कि आपने बस सिर्फ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 देख ली और आपने कह दिया कि इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ये इनकंसिस्टेंट है। थर्ड केस में इनकंसिस्टेंट, देखो थर्ड केस इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब एडजॉइंट ऑफ ए 0, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाए, 0, डिनोमिनेटर 0, तो भाई फंक्शन तो डिफाइन ही नहीं होगा ना अगर ये 0 हो गया तो। और क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है वो 0 नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, और इट हैज़ नो सॉल्यूशन, सॉरी मैं कैमरा थोड़ा टर्न कर देता हूँ, इट हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन केसेस बनते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये तीनों केस जानना ज़रूरी है, इनकंसिस्टेंट और इट हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीन कंडीशंस यहाँ पे है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैं एक क्वेश्चंस कराऊंगा तो फिर आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। जैसे एक्सरसाइज 4.6 पे अगर हम देखें, ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.6 पे अगर आप देखते हो, एक सेकेंड, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। तो यहाँ से यहाँ तक आपको चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है। चेक क्या करना है, वही केस नंबर 1 2 3 जो है, यहाँ जो आपके पास केस नंबर 1 2 3 है, ठीक है, उन सबको चेक करोगे। इसका मतलब सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए भी चेक करना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी चेक करना पड़ेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है या नहीं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 14 तक और 15 और 16, ये रहा 15 और 16, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम देखते हैं कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करा जाता है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, 15 तक आप वैसे ही कर लोगे, फिर एक 16 टाइप के लिए मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ अभी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप देख सकते हो अगर आपके पास बुक है तो। सॉल्व द इक्वेशन, 2x2 ऑर्डर का है। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये ऐसे कंपैरिजन के लिए मैंने डिलीट नहीं करा है। नाउ इक्वेशन यू हैव गिवन 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, 2y इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये सॉल्यूशन है। अब आपको यूज़ करना है मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बोला है, फंक्शन में ax इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो a क्या है, x क्या है और b क्या है। तो a की वैल्यू में a में आप क्या क्या चूज़ करते थे, जो कोफिशिएंट होता था x और y का। तो x और y का कोफिशिएंट क्या क्या है हमारे पास, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है 2, और सेकंड इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट 3 है उसको आप क्या नोट करोगे नीचे, ठीक है। प्लीज़ देख लो पहले वाला जो है उस इक्वेशन को देखोगे, देखो x का कोफिशिएंट 2 यहाँ नोट करो और x का ये कोफिशिएंट जस्ट इसी कॉल्यूम में नोट करना है। फिर y का कोफिशिएंट क्या है 5 और इधर y का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक। ये हो गया आपके पास a की वैल्यू। x क्या है, इक्वेशंस कौन कौन से हैं, वेरिएबल्स कौन सा है, तो x और y क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक। और b क्या है आपके पास, b मतलब कांस्टेंट इक्वल्स टू के साइड में जो 1 और 7 इज इक्वल टू b। तो ये रहा ax और b मिल गया। अब आप कौन सा इक्वेशन लगाओगे, ax इज इक्वल टू b, ठीक है ना, यही वाला इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b, या फिर क्या होगा a इनवर्स को आप क्या नोट कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में b। तो आपको ओवरऑल ये चीज़ फाइंड करनी है। तो ये फाइंड करने से पहले सबसे पहले आपको क्या निकालना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू। डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से डिटर्मिनेंट a, ये 5 और क्या था, 5 और 2 है ना, मैंने y कैसे नोट कर दिया, 5 और 2, तो ये हो जाएगा 4 और माइनस का 15। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 11। सो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, 11 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इट मीन्स इसका क्या होगा, देखो नॉट इक्वल्स टू 0 कंसिस्टेंट होगा, मे बी इसका यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी भी आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं भी चेक करूँगा, अभी जस्ट निकालते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या होगा, ठीक है। तो इतना तो पता चलेगा कि भैया a नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कंसिस्टेंट ही होगा, कंसिस्टेंट होगा वो, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी चेक ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, कर भी लोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब समझने के लिए, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए तो भैया ये इक्वेशन हमको ले ले, ये इक्वेशन ले ले, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड कर लूँ मैं, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ a फॉर्मूले में आ रहा है यहाँ पे। एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a एक्सचेंज कर दो a को, जो ये है इस 2 और 2 इन दोनों को चेंज करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो विदाउट डायगोनल है यहाँ माइनस का साइन बस दे दो, तो -5 और -3 एडजॉइंट ऑफ a, ठीक। और इनटू में क्या है, देखो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ a, इनटू में क्या है b, इनटू में b है। तो अगर मैं एडजॉइंट फिर से एक और स्टेप नोट कर ही दूँ मैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल्स टू, मैं अलग अलग इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग इन चीज़ों को कर रहा हूँ। -3 5 और 2 इनटू में क्या है b की वैल्यू क्या है, b इज इक्वल टू 1 और 7, b की वैल्यू है 1 और 7। देखो ये ऑर्डर है 2/2 का और ये ऑर्डर है 2/1 का, ठीक है। ये इस देखो इस वाले का ऑर्डर क्या है, 1 सेकेंड का ऑर्डर क्या है 2 × 1, ठीक है। अब देखो ये ऑर्डर डिफरेंट है और आपको मल्टीप्लाई करना है, इसके ऑर्डर ये 2/2 है और ये 2/1 है, बट आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे। ऑलरेडी मैंने आपको डिटर्मिनेंट के चैप्टर में एक वीडियो में, पार्टिकुलर वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो वीडियो ज़रूर देखो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। वहाँ पे ये सब बता रखा है मैंने, वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था कि जो लास्ट है डिजिट और जो फर्स्ट है, देखो लास्ट क्या है ये 2 है और फर्स्ट क्या है ये 2 है, लास्ट का 2 और फर्स्ट का 2 एलिमिनेट कर लो तो जो बचेगा 2 × 1 वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो 2 × 1 जो है उसका आंसर होगा, मुझे इसको डिलीट कर ही देना चाहिए। ठीक है ना, तो 2 × 1 जो है वो उसका आंसर होगा। इसका मतलब इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा, उसका फाइनल आंसर क्या होगा 2 × 1। 2 × 1 मतलब 2 रो होंगे और कॉल्यूम एक ही होगा, ठीक है ना, 2 रो में एक ही कॉलम, मतलब टोटल 2 ही डिजिट मिलेंगे। तो से दिस 2 × 1 क्या होगा 2,
और -5 इंटू 7 क्या होगा, माइनस का 35, ये हो गया पहला एलिमेंट। -3 इंटू 1 क्या होगा, -3, और 2 इंटू 7 क्या होगा, प्लस का 14। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास क्या, माइनस का 33 और 11, यस दिस इज़ 11। तो ये हो गया आपके पास वैसे एडजॉइंट ऑफ b इंटू ए की वैल्यू -33 अपॉन 11। ठीक है ना। अब देखिए ओवरऑल क्वेश्चन ये तो नहीं था, ओवरऑल क्वेश्चन जो था, ओवरऑल क्वेश्चन हमारे पास क्या था, देखिए ओवरऑल क्वेश्चन हमारे पास था एडजॉइंट, हमने x इज इक्वल टू क्या, ए इनवर्स बी एडजॉइंट ऑफ b इंटू दिस था। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो, देखो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी आपने फाइंड करा, क्या है वैल्यू, -3 अपॉन 11, 33 अपॉन 11 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आई थी, 11 आई थी ना, -11, ये रहा, डिवाइड कर दो, इसका आंसर क्या आएगा, 3 अपॉन -1। तो ये हो गया इसका आंसर। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 और -1। तो इस x में क्यों, कौन कौन सी चीज़ें अंदर में पहले से है, x और y है ना। देखो x की जगह पे क्या है, x इज इक्वल टू एक्स और y, तो इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, इस वाले x की जगह पे x और इधर y इक्वल्स टू में क्या आया है, 3, -1। तो x की वैल्यू क्या होगी, 3 और y की वैल्यू क्या होगी, -1। तो ये हो गया आंसर, नोट कर लो। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मैं एक और आपको 3x3 ऑर्डर का कराता हूँ। ये 2x2 तो थोड़ा सा इजी है, 3x3 का कराते हैं। उसके बाद इसके बाद आप 4.6 को अटेम्प्ट कर लोगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन मैं आपको और करा दूंगा, ठीक है। सो प्लीज़ नोट करो इसको, 3x3 करते हैं अभी। सो नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस मैट्रिक्स मेथड। Second question of this matrix method, we are going to use the 3x3 order of matrices. Like you have given question की solve the equation, solve the following equation, है ना, solve the following equation by using following equation by using matrix method, by using matrix method, right? So the equation you have 3x minus 2y, 3x minus 2y plus 3z equals to 8. Another equation is 2x plus y minus z equals to 1, and 4x minus 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन करते हैं बच्चे। ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ax इज इक्वल टू b नोट करोगे और ax और b को फाइंड करोगे। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं a और b के, x और y और z के, उन सब को नोट करोगे। तो x का कोफिशिएंट क्या क्या है, 3, 2 और 4। y का कोफिशिएंट क्या है, -2, 1, y का कोफिशिएंट 1, -3, z का कोफिशिएंट 3, -1 और 2। ठीक, ये हो गया a। फिर b की वैल्यू क्या है हमारे पास, सीधे b की वैल्यू सॉरी x तो x y z ही होता है, आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है, कितने वेरिएबल्स है वो होते हैं x y और z, 3 वेरिएबल्स, तो ये रहा। और b की वैल्यू मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, सीधे b की वैल्यू 8, 1 और 4। 8, 1 एंड 4 इज द वैल्यू ऑफ b, राइट। अब आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट a की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, या फिर x इज इक्वल टू जो आपको पता है a इनवर्स b। ठीक है, ये देखो x इज इक्वल टू क्या है, ax इज इक्वल टू b होता है ना, ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू b। तो a इनवर्स मीन्स व्हाट, एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो यू नीड टू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन के थ्रू, इस बार ये जो डिटर्मिनेंट है a, इसकी वैल्यू ऑफ
निकालोगे, ठीक है, एक्सपेंशन के थ्रू। एक्सपेंशन से आप निकालोगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस का 17। माइनस 17 इज, मैं डायरेक्ट आंसर नोट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अब बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट। सो आंसर आएगा माइनस का 17, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई माइनस 17 जो कि नॉट इक्वल्स टू 0। अब नॉट इक्वल्स टू 0 इट मीन्स दिस इक्वेशन विल गिव यू द यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा केस फर्स्ट का जो मैंने भी आपको बताया था, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए मैं आपको पहले बता ही देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको मैं क्लियर कर दूंगा तो फिर आंसर जो है वो आना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखो पहले एडजॉइंट ऑफ ए मैं इधर ही नोट करता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए इस रो और इस कॉलम को कट करो, उसके 3 के रो और 3 के कॉलम को कट करोगे तो क्या मिलेगा 2, 1 इंटू क्या होगा 2, 2 और माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3, 2 प्लस 3 इज़ व्हाट 5, 2 प्लस 3 इज़ 5। एक सेकेंड, दिस इज 2 और -3 होगा ना, 2 इंटू -3, ठीक है। देखो 2 माइनस ऑफ माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और माइनस 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 1, तो A11 की वैल्यू क्या आएगी -1। मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, इंक ख़त्म हो गया है। सो प्लीज़ आप ट्राई करो तब तक कि कैसे फाइंड करते हैं। A12 फाइंड करो। A12 मतलब को फैक्टर ऑफ A12, को फैक्टर ऑफ A12। ट्राई करो, आप ट्राई करो। A12 निकाल लिए हो तो A13 पे आ जाओ। A13 फाइंड करो, को फैक्टर ऑफ A13। इस तरीके से A33 तक का फाइंड करो क्या होगा को फैक्टर। मैं 2-3 निकाल के बता दूंगा आपको, है ना, उसके बाद मैं डायरेक्ट आंसर नोट कर दूंगा, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है यार। कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है ना, वो कोई इतना बड़ा डील नहीं है। चलिए A12 हम देखते हैं। कट दिस रो, कट दिस कॉलम, सो दिस इज 2 और माइनस का -1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 2 + 4 क्या होगा 6, तो आंसर मिलेगा आपके पास। देखो 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा माइनस, सो आंसर विल बी 8, आंसर विल बी 8। लेकिन इसका पोजीशन क्या होता है, इस 2 का पोजीशन क्या होता है माइनस, तो माइनस यहाँ ऐड करोगे, ठीक है। पोजीशन क्या होता है इस 2 का माइनस, तो हालांकि आंसर क्या आ रहा है 8, लेकिन आप यहाँ माइनस होता है, दैट्स व्हाई यू विल यूज़ -8, ठीक है। A13 पे आ जाओ। कट दिस रो, कट दिस कॉलम, 2 और -3 -6 और माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 10, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है प्लस, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये -10 है तो -10 ही रहेगा, ठीक है। सेम 2 पे आ जाओ। कट दिस रो, कट दिस कॉलम, तो क्या होगा माइनस का 4 और ये हो जाएगा माइनस +9, तो -4 और +9 क्या होगा माइनस का 5, -4 और +9 होगा प्लस का 5, ठीक है। लेकिन ये 2 का लोकेशन क्या है माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा -5, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर लोगे तो A22 मिलेगा आपके पास -6, A21 मिलेगा 1 और A31 मिलेगा -1, A32 मिलेगा 9 और A33 मिलेगा 7, ठीक है। देखो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए अभी तो यू हैव जस्ट फाइंड द एडजॉइंट, अभी आप ट्रांसपोज नहीं लिया, ठीक है। तो ट्रांसपोज लोगे आप इसका, तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होगा तब जाके वो एडजॉइंट ऑफ ए बनता है, राइट। सो ट्रांसपोज लोगे तो ये होगा -1 -8, रो को कॉलम में चेंज कर लो -10, या फिर कॉलम को रो में चेंज कर लो, फिर -5 -6 1, ठीक है, फिर होगा -1 9 और 7, तो ये हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, दिख रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है ना।
तो देखो बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहाँ नोट कर दूँ इस फॉर्मूले में ताकि मैं वैल्यू को फाइंड कर सकूँ। -1 -5 और -1, फिर -8 -6 और 9, फिर होगा -10 1 और 7। और इस देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में क्या है बी, फॉर्मूले में सेट कर रहा हूँ मैं। बी की वैल्यू देखो 8 1 4, 8 1 और 4, ठीक। अपॉन में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है -17। अभी डिवाइड मत कर लेना इसको, ठीक है, ये डिवीज़न सबसे लास्ट में करते हैं। अब देखो इसको, ये मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करोगे, ये तो 3/3 ऑर्डर है और इसका क्या है 3 × 1 ऑर्डर है। तो मैंने क्या बोला था मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियो में कि जो सेम है फर्स्ट और लास्ट विल बी कट, सो आंसर विल बी इन द 3,1, 3 × 1 में। तो जो लास्ट में आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 1, मतलब कि 3 रो होंगे और कॉलम क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। सो -1 × 8 विल बी -8, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा -5, ठीक है, -1 × 8 क्या होगा -8, -1 × 5 क्या होगा -5, -1 × 5 क्या होगा -5 और -1 × 4 क्या होगा -4, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, ये हो गया ये वाला आंसर, ठीक है। फिर -8 × 8 क्या होगा -64 और माइनस दिस इंटू दिस -6 और प्लस का 9, फिर माइनस का 9 10 × 8 क्या होगा 80, फिर 1 × 1 क्या होगा प्लस का 1 और 7 × 4 क्या होगा। देखो मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जब करते हो तो प्लस का साइन देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे इस फंक्शन अपॉन में क्या है -17, ठीक है। मैं उसको फाइनली सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास मिलेगा, मैं डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आंसर है एग्जाम्पल का। सो आंसर विल बी नो, फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी -13 -34, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो वो देख लेना, बट आंसर यही वाला है, ये जो आंसर है ये फाइनल आंसर है। अपॉन क्या होगा -17, ठीक है। आप कट करोगे तो आपके पास आंसर क्या मिलेगा 1 2 और 3। सी दिस x इज इक्वल टू, सी x इज इक्वल टू, मैंने ये टोटल पार्ट सॉल्व करा, ये वाला पार्ट को टोटल सॉल्व करा और आपके पास फाइनल आंसर कौन सा है, ये वाला, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो इट मीन्स x इज इक्वल टू दिस। और x में कौन कौन सी चीज़ें होती है, x में क्या क्या होता है आपके पास, x में होता है हमारे पास x y और z, ठीक है। तो 1 2 और 3 ये किसके इक्वल्स टू में हो गया 1 2 3 के इक्वल्स टू में। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू हो गई 2, z की वैल्यू हो गई 3। तो ये हो गया बच्चे x y z की वैल्यू। सो दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द मैट्रिक्स to using the linear equation or by using the matrix method to solve this question. So overall मैंने ये सारा काम कर दिया, ठीक है। So अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये एक लास्ट सेशन था वीडियो का, ठीक है। इसके बाद आप खुद से ट्राई कर, नहीं अभी एक क्वेश्चन और रह गया, सॉरी एक क्वेश्चन और रह गया, उसके बाद मैं इसको बंद करूँगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16, राइट, लैंग्वेज प्रॉब्लम टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन एंड 3 kg वीट 2 kg राइस, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है, नोट ही करता हूँ मैं यहाँ पे पूरा। द कॉस्ट ऑफ 4 kg जूम शिफ्टिंग चेंज हो जाती है ना ऐसे करने से। See this, the cost of 4 kg onion, 3 kg wheat, 2 kg rice is 60 rupees, ठीक है। क्या है 60 rupees। फिर है द कॉस्ट ऑफ 2 kg onion, 6 kg rice, 2 kg of onion and 4 kg of wheat,
4 kg ऑफ वीट एंड 6 kg ऑफ राइस इज़ टोटल कितना है 90 रुपीज़ में। ये इसका टोटल रेट है 60 रुपीज़ और इतना प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको 90 रुपीज़ देना पड़ेगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 2 kg वीट एंड, हाँ ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अगेन 6 kg अनियन सॉरी 2 kg वीट और 3 kg राइस, ठीक है, इट्स 70। तो फाइंड क्या कह रहा है कि फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, देखो पर केजी फाइंड करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। देख रहे हो क्या यूज़ होता है मैट्रिक्स मेथड का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना मैट्रिक्स में, जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना यूज़ कैसे होता है मैट्रिक्स का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सपोज दैट कि कॉस्ट ऑफ ओनियन वीट, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ, लेट सपोज कॉस्ट ऑफ ओनियन और क्या है वीट है और राइस है। कॉस्ट ऑफ ओनियन वीट और राइस क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। मैं इक्वेशन पहले फॉर्मेट करूँगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4 kg राइस, तो 4 इंटू एक्स, 4 kg राइस, 4 kg ओनियन, ओनियन का प्राइस क्या सपोज करा एक्स। तो 4 को अगर इसके प्राइस से 4 किलो अगर आप देखो 4 kg अगर आपको वीट खरीदना है और ये 16 रुपीज़ के जी है, सब 20 रुपीज़ के जी है, तो क्या हो जाएगा 80 रुपीज़ होगा ना। तो 4 इंटू और ये प्राइस को मैंने क्या सपोज करा है एक्स और ये क्या है केजी, तो 4x होगा। सेम तो नोट करा है 4x। प्लस क्या करोगे, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट 60 है तो प्लस करोगे तभी तो सब पूरा का पूरा 60 मिलेगा। सो 3y प्लस 2 kg राइस, तो 3 का z इज इक्वल टू 60, फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या है कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस, तो 2 kg राइस मतलब 2 इंटू एक्स, कॉस्ट क्या है राइस का x है तो x से 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे। फिर कॉस्ट ऑफ वीट क्या है y और कितना लिया इसने 4 kg, तो 4 को y से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 को z से मल्टीप्लाई करो। तो टोटल ये सामान खरीदने में कितने पैसे लगे उसको 90 रुपीज़, ठीक है। फिर उसने ख़रीदा 6 kg, फिर से ख़रीदा आटा, 2 kg का उसने फिर चावल ख़रीदा और 3 kg उसने राइस ख़रीदा, सॉरी आटा और चावल 3 kg का। दिस इज इक्वल टू 70, ठीक है। इक्वेशन मिल गया आपके पास, ये रहा इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब आ जाओ मैट्रिक्स मेथड, वही a x इज इक्वल टू बी। तो a और b को पहले देखो, a कौन सा है, b कौन सा है। चलो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। सो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो 4 2 6 और y का कोफिशिएंट क्या है 3, तो ये y वाला है, यहाँ नोट करोगे 3 4 2, फिर है 2 6 और 3, ठीक है। ये हो गया a। x तो आपको पता ही है कॉस्ट प्राइस x क्या है, पहले b नोट कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में ईजी है। b की वैल्यू क्या है 60 90 और 70 और x इज इक्वल टू तो पता ही होता है आपको क्या होता है, x y z को क्या कहते हैं, x कहते हैं, ठीक है। तो ax इज इक्वल टू b, तो भैया x इज इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 25। डिटर्मिनेंट ये रहा, इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 25, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब आप फाइंड करोगे, ये काम हो गया। और a इनवर्स है, तो a इनवर्स में क्या क्या होता है बच्चे, एडजॉइंट ऑफ a और इनटू में b अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो भैया एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करो पहले। एडजॉइंट मतलब इस वाले पार्ट का पूरा एडजॉइंट निकालो आप। मैं इधर एडजॉइंट नोट कर रहा हूँ, ये इज इक्वल टू क्या है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इधर नोट कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ a जो आपके पास आएगा, देखो आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज लेने के बाद मैं नोट कर रहा हूँ आंसर, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर नोट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है एडजॉइंट लेना बहुत सारे क्वेश्चंस में। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ जाके आप देखें प्रीवियस वीडियोस को, या इसी वीडियो में भी एक और बार सिखा रखा है मैंने। तो देखो ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर क्या आएगा, 0 15 -10, 15 और -10,
फिर आएगा -5, 0 और 10, फिर आएगा 5, -10 और 5। ठीक है, देखो विदाउट पहले वाली वीडियोस को देखे ये सब चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। तो पार्ट फर्स्ट वगैरह जो भी पार्ट्स है, सेकेंड वैकेंड जो भी है, सबको देखो तो उसके बाद ही, क्योंकि ये लास्ट सेशन है, डिटरमिनेंट का लास्ट सेशन है ये। ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, एडजॉइंट ऑफ बी से, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ओनली बी से। तो एडजॉइंट ऑफ ए को, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी से। सो सी दिस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो एडजॉइंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, -5, 5 और क्या है 15, 0, -10 और क्या है -10, 10 और 5। ये रहा हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू। ठीक है, 10 और 5, वो 105 नहीं है, 10 और 5 है। और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 60, 90 और 70। मैं माफ़ करना, थोड़ा सा मैं अपनी जगह के कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ। फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, 25। ये लो डिवाइड कर दिया 25 से। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो इसका ऑर्डर क्या है 3/3। ठीक है, फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या है 3 × 3 और इसका ऑर्डर क्या है 3 × 1। तो फर्स्ट और लास्ट विल लेकर, सो आंसर विल बी 3 × 1। तो आंसर किस में आएगा, 3 × 1 के फॉर्मेट में आएगा, 3 × 1 के फॉर्मेट में, 3 × 1 का फॉर्मेट बनेगा आंसर में। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, अच्छा ये डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4 तो नहीं है क्या, अरे यार मैंने मिस्टेक कर दी क्या, ज़ीरो -5, 5, 10 दिस। हाँ ठीक है, नहीं यार माइनस मैंने मिस्टेक कर दी कहीं पे। एडजॉइंट की तो वैल्यू सही है, -5, 15, 0, -10, -10 और 5। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे इस पार्ट से, अच्छा 25 से जब आप मल्टीप्लाई वगैरह करोगे, ऐसा इन्होंने ऐसा करा है, इसलिए मैं कभी किसी का आंसर ऐसे सीधा सीधा नहीं लिखता, क्योंकि चीज़ें समझ क्लियर ही नहीं होती है। अब मैं कहाँ नोट करूँ उसको, मैं क्वेश्चन डिलीट करता हूँ भाई। देखिए वो क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे जो 25 है, इस 25 चूँकि देखो सारे में क्या है 5 का कोफिशिएंट है ना, तो इसमें से 5 बाहर निकाल लो आप। ठीक है, 1/5 कॉमन ले लो और एक 5 रह गया आपके पास, एक 5 रह गया, इस 5 को आप पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या मिलेगा, 0, -1, 1। देखो मैट्रिक्स में डिवीज़न सबसे होता है, तो 3, 0, -2 और क्या बचेगा, -2, 2 और 1। ठीक, ये हो गया। और ये 1/5 ऑलरेडी, क्योंकि 5 मैंने यूज़ कर लिया। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 60, 90 और 70, 60, 90, 70। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये इसका ऑर्डर है 3/3 और इसका ऑर्डर है 3/1। तो लास्ट और फर्स्ट जो है वो कट हो जाएगा, आंसर किसका आएगा 3/1 का। तो ये जो भी आंसर होगा ये 3/1 का आएगा। और उसको डिवाइड करोगे आप 5 से, 1/5 या फिर 5 से डिवाइड करोगे। सॉरी, जब आप सॉल्व करोगे इसको मल्टीप्लिकेशन में, 0 को 60 से, फिर -1 को 90 से, फिर 1 को 70 से, तो जब अब इनको सॉल्व करोगे तो 25 आएगा। फिर 3 को 60 से, 0 को 90 से, -2 को 70 से करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 40। ऐड वेड करोगे ना, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे, फिर -2, 62, 90 और 1 और इसको सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आंसर आएगा अगेन 40। ठीक है, अब इन सबको डिवाइड करोगे 5 से, तो आंसर आएगा 5, 8, 8। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू जो है वो किसके इक्वल्स टू में है, x के इक्वल्स टू में, x के, ये सारा वैल्यू जो है ना अभी जो निकाला, ये सब किसके इक्वल्स टू में, x के इक्वल्स टू में। तो यहाँ पे x, y, z नोट कर दूँ मैं। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 5, y की वैल्यू हो गई 8 और z की वैल्यू इज ऑल्सो 8। सो भैया इस तरीके से आंसर फाइंड करते हैं, देख लो। तो मतलब कि कॉस्ट ऑफ पर केजी क्या है, 5 kg ऑफ ओनियन है। 1 kg खरीदने के लिए 5 रुपये देने पड़ेंगे और 1 kg क्या था, आटा
वीट खरीदने के लिए 8 रुपये देने पड़ेंगे और 1 kg चावल खरीदने के लिए, राइस खरीदने के लिए 8 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो पर kg रेट 5, 8 और 8 रुपये है, ठीक है, नोट कर लीजिए। सो ओवरऑल अब ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट डिटर्मिनेंट्स का, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ठीक है। इससे मुझे भी थोड़ा हौसला मिलता है, बहुत मेहनत से वीडियोस बनते हैं यार, देख तो मेरा चेहरा कैसा हो गया है। सो ठीक है, आप कमेंट करोगे तभी मैं आपकी बातों का जवाब भी दे पाऊँगा और वीडियो में कुछ बोल भी पाऊँगा आपके कमेंट को देख के। चूँकि कमेंट आता नहीं है तो फिर मैं बस पढ़ाने में लगा रहता, मैं बातें नहीं करता जाता, ठीक है ना। सो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू, बाय।